अच्छा भाई, हमारी लास्ट क्लास थी, इसमें हमने अपने पास बात कर ली थी इप्सम और जिप्सम सॉल्ट की। हम उसी से आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं अपने पास। बिल्कुल। किसका माइक खुल गया भाई? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कुछ बच्चे ऐसे चल रहे थे जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं लिए हुए थे, तो उन सब ने लास्ट वीडियोस वगैरह देख के कैरी अप कर लिया सारा मामला, या कुछ रह गया है? सर मेरी रहती है, एक लेक्चर मैंने नहीं देखा, एक रहता एक है मेरा। लेक्चर आपका रहता है जो आपने नहीं देखा है। नहीं देखा। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमें चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हमें स्टार्ट करना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बिल्कुल, उस पर बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बात करें, कोई मुझे बताएगा कि इस पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं सबसे पहले? सर ग्रुप 3 से सर 3 8 लेकर और 7 ग्रुप है। 8 तक। दैट्स गुड। 3A to 8A हम कंसिडर करते हैं पूरे, जो पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला ग्रुप है 3A, फिर हमारे पास है 4A, फिर 5A, फिर 6A, फिर 7A, और फिर 8A। ये हमारे पास ग्रुप्स हैं टोटल, जो इसके अंदर हमारे पास कंसिडर किए जाएंगे। बात यहाँ तक आप मेरी समझ रहे हैं? अब जो आपका ये 3A है, ये कौन सी फैमिली है भैया? ये है बोरॉन वाला मामला। जो 4A है, ये कौन सी फैमिली है? ये आपके पास है कार्बन। 5 जो है वो आपके पास क्या है? नाइट्रोजन। सही है। 6 वाली कौन सी फैमिली होती है बेटे? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, दैट्स गुड। 6 हमारे पास आएगा ऑक्सीजन, 7 हमारे पास आएगा हैलोजेंस, और 8 हमारे पास आएगा नोबल गैसेस। देखो, अब हमारे पास अगर हम बात करते हैं इन सारे एलिमेंट्स की, देखो जब भी हम किसी ब्लॉक को पढ़ना शुरू करते हैं, ईदर इट इज द एस ब्लॉक, ईदर इट इज द पी ब्लॉक, और ईदर इट इज द डी ब्लॉक। कोई से भी ब्लॉक को अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले उस ब्लॉक में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के जो ग्रुप ट्रेंड्स बनते हैं, हम उसकी बात करते हैं। बात यहाँ तक आप मेरी समझ रहे हैं? इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उन तमाम के हिसाब से हम बात करते हैं कि कितने एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बदलाव आते हैं। तो सबसे पहले एक चीज को देख लेते हैं। यहाँ है आपके पास कितने? 5 5 5 5 और 5। कितने एलिमेंट्स होगा ये टोटल? 25। 5 5 द 25। और 6 एलिमेंट्स आपके पास इसमें है, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। 6 एलिमेंट्स यहाँ पे। तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 5 5 द 25। 25 और 5 कितने होते हैं आपके पास? 31। तो अब सबसे पहली अहम बात जो हमें याद रखनी है, इन 31 एलिमेंट्स के अंदर टोटल कितने हैं? ये 31 एलिमेंट्स। इन 31 एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास कितनी गैसेस, कितने लिक्विड्स और कितने सॉलिड्स हैं? पहले जरा इस चीज को लिख लेते हैं। हमारे पास सिर्फ एक लिक्विड है,
कोई बताएगा वो कौन सा लिक्विड होता है? एक मर्करी। नहीं नहीं, मरकरी कहाँ आ गया बेटा? डी ब्लॉक थोड़ी पढ़ना है, पी ब्लॉक पढ़ना है। एक लिक्विड कौन सा है? इन सब में एक लिक्विड है ब्रोमीन। फिर आपके पास टोटल है 9 गैसेस। 9 गैसेस कौन सी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, 6 नोबल गैसेस। बात समझ गए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और 6 नोबल गैसेस। टोटल कितनी गैसेस हो गई? 9। 6 वो हो गई, सॉरी, और ये 10, माजर 9 कह रहा हूं मैं, 10 हो गई गैसेस। 10 और 1 11, 11 बचे कितने एलिमेंट्स हैं टोटल अब हमारे पास 31 में से? 20। 20। ये 20 के 20 होते हैं सॉलिड्स। 20 क्या है? सॉलिड्स हैं आपके पास। नॉन मेटल। हाँ बेटा? नॉन मेटल ना बाकी 20। नहीं, इट डजंट मीन दैट के सारे नॉन मेटल्स होंगे। नॉन मेटल्स तो ये है, ये मेजरली ये तो नॉन मेटल्स है ना। नॉन मेटल्स तो पाए मेटल्स तो गैसेस में पाए जाते हैं, ये सब नॉन मेटल्स हैं। इन 20 के अंदर मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। तीनों चीजें। जैसे मैं मिसाल के तौर पे बोरॉन की बात करूं, बोरॉन इज अ मेटलॉइड, सॉलिड में पाया जाता है। हाँ सर, बस यही कंफर्म कर रही थी बस मुझे बस सर। बस बेहतरीन हो गया। 20 सॉलिड्स के अंदर मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। जैसे कार्बन आपके पास जो है वो मेटल की फॉर्म, सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन इट्स अ नॉन मेटल। बात समझ रहे हैं आप मेरी? अच्छा, हम बात करते हैं ग्रुप ट्रेंड्स में। किस पे बात करने जा रहे हैं हम? ग्रुप ट्रेंड्स में। तो ग्रुप ट्रेंड्स में सब यहाँ ये कॉपी कर लिया सबने? यस सर। ग्रुप ट्रेंड्स की मैं बात करने जा रहा हूं, तो मैं आपके पास कुछ जनरल ग्रुप ट्रेंड्स लिखने जा रहा हूं। जनरल मतलब मैं सबके जनरल जनरल ग्रुप ट्रेंड्स लिख देता हूं कि ग्रुप ट्रेंड्स कह रहा हूं माजर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला ग्रुप ट्रेंड हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे आगे कुछ लिखना है इसके। अच्छा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ग्रुप नंबर 3 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई बताएगा मुझे क्या होती है? ग्रुप नंबर 3 की, 3A। 1s2 p2 p1। NS2 NP1। NP1। दैट्स गुड। NS2 और NP1। अब आगे चले। NS2 NP2। 2 और 2 कितने होते हैं मेरे बेटे? 4, तो ग्रुप नंबर 4। 2 और 1 कितने होते हैं? 3, तो ग्रुप नंबर 3। इसकी क्या होगी? ग्रुप नंबर 5 की क्या होगी? बताएगा कोई मुझे? NS2 NP3। NS2 NP3। दैट्स गुड। फिर ग्रुप नंबर 6 की बता दो। ns2 np4। दैट्स गुड। ग्रुप नंबर 7 की बता दो। NS2 NP5। और ग्रुप नंबर 8 की बता दो। NS2 NP6। NS2 NP6। सही है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बता रहे हो तो इस तरह से सारे ग्रुप्स लिखिएगा, उनके आगे उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उनमें से किसी भी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लॉट कर दीजिएगा। अब मिसाल के तौर पर पेपर में जाके अगर तुम भूल जाओ, पेपर में जाके अगर तुम ये बात भूल जाओ कि यार एलिमेंट कौन सा और एटॉमिक नंबर क्या था उसका वो जहन में नहीं आ रहा, तो ये तो याद है ना कि ये बोरॉन फैमिली है, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और नोबल गैसेस। ये तो याद है ना सारा? एटॉमिक नंबर्स के मसाइल है ना। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बोरॉन पे, फिर हम बात करेंगे कार्बन पे, फिर हम बात करेंगे नाइट्रोजन पे, फिर हम बात करेंगे ऑक्सीजन पे, फिर आगे चलते हैं तो हम बात करेंगे फ्लोरीन पे, और फिर हम बात कर लेंगे अपने पास आर्गन पे। बात यहां तक आप मेरी समझते हैं? यस सर। दैट्स गुड। अब देखो हम इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लॉट कर लेंगे। आर्गन मैंने गलत लिख दिया, नियॉन लिखना है। सही है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लॉट करनी है। अब इनको याद कैसे करना है? देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये सबको याद होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6. 6। तो 6 याद है ना? बस 6 याद रखना। 6 से पहले वाला लिख लेना 5, 6 के बाद आएगा 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ये आ गया एटॉमिक नंबर्स। क्या आ गए ये? एटॉमिक नंबर्स। नंबर्स। आओ प्लॉट कर लेते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन प्लॉट करने, 1s2, 2s2 और 2p1। हो गए 5? 5 हो गए यहां तक? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर, सही है। सही है सर. 1s2, 2s2, 2p2। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ। 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6। हो गई सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस सर। बात समझ रहे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी हो गई। आपने बता दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कि इन तमाम एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, 31 एलिमेंट्स हैं, इन तमाम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होगी कहाँ पे? पी ब्लॉक में। कौन से? पी आके शेल पे एंड होगी, तो ये आपके पास कहलाएंगे पी ब्लॉक। क्या कहलाएंगे ये? पी ब्लॉक एलिमेंट। बात समझ रहे हैं आप ये मेरी? यस सर। अच्छा, फिर हम अपने पास आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं क्या? एटॉमिक साइजेस। क्या कहते हैं हम? एटॉमिक साइजेस। एटॉमिक साइज मैंने एक चीज बताई थी जनरल लेवल पे। अगर मैं किसी भी ग्रुप में नीचे उतरता हूं तो एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज होता इंक्रीज। जाएगा। लेकिन अगर मुझे एक बात बताओ, मैं किसी पीरियड में आगे बढ़ता हूँ, यानी कि पीरियड नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, पीरियड में मैं आगे बढ़ता हूँ तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज। क्यों होता है? चलो Increase। पहले सवाल सर ये है, पहले मेरा एक सवाल ये है कि इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइजेस इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप, इसकी वजह क्या है? एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है? रीजन आ गया मिसाल के सर तौर पे। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। और कोई मुझे बताएगा कि नंबर ऑफ शेल्स क्यों इंक्रीज होते हैं? एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है. तो एटॉमिक नंबर के बढ़ने से इंक्रीज होने का क्या सीन है? एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसे कहते हो एटॉमिक नंबर तुम? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अरे अक्लमंदो, मैंने तुम्हें एक सीधा सीधा स्पेल सिखाया था। आपसे कोई पूछे कि डाउन द ग्रुप उतरते हैं तो एटॉमिक साइजेस के साथ क्या होता है, आप बताएंगे एटॉमिक साइजेस इंक्रीज होते हैं एज वी गो डाउन द ग्रुप। अगला पूछेगा क्यों इंक्रीज होते हैं, आप कहेंगे ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। अगला पूछेगा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स क्यों होते हैं, आप उसे बताएंगे क्योंकि भैया नीचे उतरते हुए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही होती है। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। अब ये 3 जुमले याद रखना। 3 ही सवाल कर सकता है कोई भी आपसे, और आप वो तीनों सवाल याद रखेंगे। आपने उनको सिंपली क्या बता दिया? आपने कहा कि भाई इफ वी गो डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइजेस इंक्रीजेस। अब वो पूछेगा कि भाई एटॉमिक साइजेस इंक्रीज क्यों होते हैं, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह ये है कि सर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगला फिर सवाल करने वाला अगर है तो वो पूछेगा भाई नंबर ऑफ शेल्स क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपके पास जवाब पहले से मौजूद हो कि सर एटॉमिक साइजेस इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ शेल्स, और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं ड्यू टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात यहां तक समझ में आती है? यस सर। अब मुझे सवाल का जवाब चाहिए कि हम जब किसी पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइजेस क्या डिक्रीज होते हैं या इंक्रीज होते हैं? तो इसका हफ्सा ने जवाब दिया कि सर एटॉमिक साइजेस डिक्रीज हो रहे होते हैं इफ वी गो इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ऐसा ऐसा क्यों होता है? सर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाती है। सेम नंबर ऑफ शेल्स बट द न्यूक्लियर चार्ज इज गेटिंग इंक्रीज बाय ईच एलिमेंट। जैसे जैसे एलिमेंट आगे बढ़ता जाता है तो उसका न्यूक्लियर चार्ज भी हमारे पास बढ़ता जा रहा होता है। और इस कहानी को अगर इस तरह समझते हैं, मैं यहीं पे मिसाल दे देता हूँ आपको 5 और 6 में ही।
आपको एक चीज समझ में आ गई कि यार हम बात कर रहे थे, ये पहला था तो दूसरा आ गया एटॉमिक साइजेस पर बात हो रही थी। मैंने कहा इफ वी गो डाउन द ग्रुप in an atom, atomic sizes increases from top to bottom। सवाल ये भी आ जाता है, ये तो मैंने आपको बात समझाने के लिए लिखवा दी पूरी। सवाल में ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि भैया अगर आप किसी पीरियड में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो एक कंप्लीट पैकेज है ना, 3 से लेके 8 तक के ग्रुप्स का एक पूरा पैकेज है। वो आपसे कह रहे हैं कि बोरॉन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, इस सीक्वेंस में जब आप लेफ्ट से राइट की जाने आगे बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइजेस के साथ क्या होता है। आप फौरन से बताएंगे कि भाई एटॉमिक साइजेस हो रहे होते हैं डिक्रीज इफ वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइजेस हो रहे होते हैं डिक्रीज। सर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिंपली ये है कि इन सबका शेल सेम है, इन सबका नंबर ऑफ शेल सेम है। इसके भी दो दो आपने देखा ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी एंड हुई है 2 पे। ऐसी है या गलत कह रहा हूं मैं? यस सर। जी सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी एंड हुई है 2 पे, लेकिन सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है। लेकिन जब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है तो साथ साथ प्रोटॉन्स की तादाद यानी कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। तो इसमें हमने बहुत इन डीप डिस्कशन में समझा इस बात को कि इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा होते जाते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स भी ज्यादा होते हैं, तो वो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को उतनी ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ खींचते हैं, तो एटम जो है वो कंप्रेस होता जा रहा होता है। बात यहाँ तक आप मेरी समझ रहे हैं? बात यहाँ तक समझ में आती है? यस सर। अब सवाल ये है कि सर जैसे हम एस ब्लॉक के अंदर कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, हमारे पास दो ग्रुप्स थे, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 हम उन दोनों को कंपेयर कर रहे थे। दैट इफ वी कंपेयर द फैमिली ए, द ग्रुप नंबर 1 विद द ग्रुप नंबर 2 we'll see that the atomic sizes decrease, the beryllium family has the smaller atomic sizes as compared to the lithium family। क्या यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे? या कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे आपस में। बात मेरी आप समझ रहे हैं? कंपैरिजन के चक्कर में मत पड़िएगा, यहाँ आप कोई भी कंपैरिजन नहीं करेंगे। यहाँ इनमें अगर मैं आपको आपके कंपैरिजन आपको समझने के लिए बात चाहिए तो मैं समझाता हूँ। इनमें सबसे बड़े एटॉमिक साइजेस होंगे बोरॉन फैमिली के, सबसे छोटे एटॉमिक साइजेस होंगे आपके नोबल गैसेस के। बात यहाँ तक आप मेरी समझ रहे हैं? क्योंकि जब हम इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइजेस छोटे होते जाते हैं। बात यहाँ तक आपको मेरी समझ में आई? अच्छा, अब हमारे पास दो चीजें हैं। एटॉमिक साइजेस के बारे में तो हमने पढ़ लिया, एक और चीज होती है इसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइजेस हैं। इसी तरह से एक आयनिक साइज होता है। मुझे बताओ आयनिक साइज का क्या मामला बनेगा? क्या वो जब वो आएंगे नहीं, मैं कह रहा हूँ आयनिक साइजेस का क्या मामला बनेगा इफ वी गो डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आयनिक साइज क्या होंगे? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज होंगे। डिक्रीज हो जाएंगे। सर इंक्रीज होंगे। क्यों इंक्रीज होंगे? रीजन क्या देना है हमें इसका? इसमें भी वही इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होना। नहीं भाई, मैंने बताया था कि आप जब भी ग्रुप सर पेरेंट एटम का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू कैटाइन। जब नहीं मेरे हम बेटे, डाउन द ग्रुप नीचे जा रहे हैं, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो अगर उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल भी जाता है तो बज़ाहिर वो साइज तो इंक्रीज होगा नीचे जाकर। सही। देखो अब हमारे पास क्या है कि हम जब देखते हैं इस पूरी फैमिली के अंदर तो मुझे नजर आता है कि यार ग्रुप नंबर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले, ग्रुप नंबर 4 में दो तरह के मामला हैं, मेटल्स मेकिंग टिन और लेड, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करने वाले हैं। लेकिन मैं ग्रुप नंबर 5 से जब बात शुरू करता हूँ तो वहां पे मेजोरिटी मुझे नजर आता है कि ये नेगेटिव आयन बनाने वाले एलिमेंट्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले एलिमेंट्स हैं। तो इनका तो कैटाइंस बनने हैं, सॉरी इनके कैटाइंस बनने हैं, उनके एनाइंस बनने हैं। तो कैटाइन और एनाइन की कहानी को जरा मैं समझाऊं आपको, एटॉमिक साइजेस के साथ ही हम कंसिडर कर लेते हैं आयनिक
साइजेस। आपको अक्सर जगहों पे इसको एक और अच्छे अल्फाज में देखने को मिलता है, एटॉमिक रेडिया, रेडिया या आयनिक रेडिया। देखो मिसाल के तौर पे एक होता है कैटाइन और एक होता है एनाइन। कैटाइन जो होता है वो स्मॉलर होता है पेरेंट एटम के मुकाबले। मतलब मैं दो जगहों पे कंसिडर कर रहा हूँ मामला, एक साइड पे कैटाइन और एक साइड पे पेरेंट एटम है, तो ये आपके पास होता है लार्जर, ये बड़ा होता है। और कैटाइन हमेशा कैसा होता है, याद रखिएगा, छोटा। कैटाइन क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। अच्छा मैं बात करता हूँ एनाइन पे। तो एनाइन कैसे होते हैं, एनाइन होते हैं मेरे बेटे लार्जर। और अगर मैं सामने रखूं इसी एनाइन का पेरेंट एटम, तो पेरेंट एटम देख के पता चलेगा कि ये होते हैं स्मॉलर। को बताएगा कैटाइन स्मॉलर होते हैं, पेरेंट एटम लार्जर होते हैं, एनाइन लार्जर होते हैं, पेरेंट एटम स्मॉलर होते हैं। इसका रीजन क्या है, क्या वजह है? थोड़ा सा हफ्सा ने भी बयान किया था। सर कैटाइन इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और एनाइन गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, एक तभी मिनट उनका रुको जो अफसर, शेल रुको रुको बड़ा हो अफसर, जाता है। अफसर रुको। कौन कह रहा था पीछे से, कौन जवाब दे रहा था? दूसरा एक और भी कोई साहबजादी जवाब दे रही थी। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर कैटाइन में जैसे बोरॉन फैमिली है उसमें तो तीनों ही अलग अलग इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनका शेल ही एक कम हो जाएगा। और जब वो शेल ही कम हो जाएगा तो फिर उनका एटॉमिक साइज तो ऑब्वियसली स्मॉलर होगा पेरेंट एटम से। वेयरएज एनाइन की अगर हम बात करें तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन न्यूक्लियर चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक बात तो ये जाएगी कि इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, दूसरी बात ये होगी कि जब न्यूक्लियर चार्ज पे इंक्रीज नहीं होगा तो उनमें कह सकते हैं अट्रैक्शन कम होगी और फिर साइज ऑब्वियसली इंक्रीज ही कर जाएगा पेरेंट एटम से। हफ्सा सही कह रही है या गलत कह रही है? हफ्सा सही कह रही है? किधर चली गई हफ्सा सईद? सर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे और नहीं इससे नहीं चार्ज भी नहीं, बढ़ेगा। नहीं मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी नहीं बढ़ते, याद रखना। इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी नहीं बढ़ते। मिसाल के तौर पे मेरी एक बॉडी फिजिक है, मैं इसी के हिसाब से कपड़े ख़रीदता हूँ, मेरी अपनी बॉडी फिजिक के हिसाब से। अगर मैं एक्सेल कोई टी शर्ट ख़रीद के ले आऊँ, एक्स्ट्रा लार्ज ख़रीद के तो ले आया, तो उसका मतलब ये थोड़ी मैं ख़रीद के लाऊंगा अगले दिन मैं रिकीशी हो जाऊंगा। ऐसा तो कोई, ये ऐसा होता है? सिंपल फिनोमेना है। मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ ले आया तो क्या उसके हिसाब से मैं भी एक्स्ट्रा हो जाऊंगा? नहीं, मेरा जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो वैसे ही रहेगा। बात समझ है? तो इलेक्ट्रॉन के इनर स्ट्रक्चर, इनर जो फॉर्म थी एटम के अंदर जो थी, वो प्रोटॉन्स थे। प्रोटॉन्स उतने रहेंगे, प्रोटॉन थोड़ी गेन किया। प्रोटॉन बढ़ेगा कैसे? प्रोटॉन नहीं बढ़ेगा क्योंकि प्रोटॉन गेन नहीं किया आपने, बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। बात समझ आप मेरी? और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो जगह बढ़ती जाएगी, और लाजमी सी बात है नीचे जो प्रोटॉन्स हैं उनका जो अट्रैक्शन थी वो वैसी और वीक हो जाएगी लास्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। तो एटम ऑब्वियसली बड़ा होता है। याद रखनो कि एनाइन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो इसका साइज लार्ज होता है एज कम्पेयर टू इट्स पेरेंट एटम, और कैटाइन का हमेशा साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू इट्स पेरेंट एटम। Ionic sizes भी हमेशा, if we go down the group, ionic sizes increases. Ionic sizes increases like the atomic sizes. Ionic sizes increases like the atomic sizes as we go down the group. आपसे कोई पूछे सर ionic sizes क्यों increase हो रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? Due to the increase in the atomic sizes. मैंने कहा था ना, हर ग्रुप ट्रेंड के अंदर कोशिश करो कि एक ही रीजन देना है हमें रीजन, क्योंकि मेजॉरिटी ग्रुप ट्रेंड जो है वो डिपेंड एक ही रीजन के ऊपर कर रहे होते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ चिपकाने वाली, लेकिन कहानी ये है कि मेजॉरिटी ग्रुप ट्रेंड जो है वो हमारी प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही थी एटॉमिक साइजेस के ऊपर। तो आपने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि हमने हर जगह रीजन में कहा था ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइजेस। बात यहाँ तक समझ में आती है? यहाँ पर भी हमारी कोशिश है कि हम हर जगह जो है वो इसको एटॉमिक साइजेस के रेफरेंस में ही एक्सप्लेन कर देंगे। बात यहाँ तक क्लियर होती है? यस सर। तो आयोनिक साइजेस भी क्या होंगे? इफ वी गो डाउन द ग्रुप, आयोनिक साइजेस भी हमारे पास कैसे होते जाएंगे? इंक्रीज या डिक्रीज? बता दो। इफ वी गो डाउन द ग्रुप, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज होते जाएंगे। तो उसका रीजन क्या बनेगा? ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइजेस। आओ चलते हैं जरा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की जानिब चलते हैं। कहाँ चलते हैं भाई? इलेक्ट्रो। कोई मुझे पहले जरा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी को डिफाइन कर दे।
that what does this electronegativity means? Sir, the tendency of an atom to attract a shared pair of electrons. The tendency है the force of an atom to attract the shared pair of electron, इसे आप कहते हैं electronegativity. अब मैं एक बहुत छोटे से अंदाज में एक फिनोमेना मैं आपको समझाता चलूं. हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर आ गए हैं. देखो कुछ चीजें होती हैं जो एटॉमिक साइजेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ताल्लुक होता है. सब जानते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को, इतने सालों से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ चीजों का ताल्लुक होता है एट किसी भी दूसरे सब्सटेंस या किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी या किसी भी दूसरी एबिलिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कुछ चीजों का ताल्लुक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज है, अगर वो इंक्रीज करेगी, मतलब दो चीजें थी आमने सामने, अगर एक चीज इंक्रीज करेगी तो दूसरी चीज भी साथ साथ सेम डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी कि वो भी इंक्रीज करेगी. और उन दोनों के दरमियान जो रेट ऑफ चेंज आया ना, यानी कि एक चीज पहले इतनी थी वो इंक्रीज करी, दूसरी चीज थी वो भी इंक्रीज करी, दोनों में जो रेट ऑफ चेंज आया वो रेट ऑफ चेंज भी सेम होता है. सही बात समझ में आ रही है? इसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और अगर मिसाल के तौर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक चीज थी, मतलब मिसाल के तौर पे दोनों चीजें बराबर थी, एक चीज कम हुई तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी, दूसरी चीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. लेकिन अभी भी दोनों में जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो रेट ऑफ चेंज कैसा होगा, बिल्कुल सेम. रेट ऑफ चेंज कैसा होगा बेटा, बिल्कुल सेम. बात यहां तक मेरी आप समझ रहे हैं? Yes, sir. तो इसको ऐसे याद कर लेना आसान अल्फाज में, बिल्कुल आसान अल्फाज कह रहा हूं मैं, दैट En is inversely proportional to the atomic size. Electronegativity is inversely proportional to atomic sizes. ये एक जुमला लिख लो अपने पास, ये एक जुमला लिख लो, that electronegativity is inversely proportional to the atomic sizes. electronegativity हमारे पास इंक्रीज होगी अगर एटॉमिक साइजेस कम हो रहे हैं, बट वी आर कंसिडरिंग दैट वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. इफ वी गो डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइजेस क्या हो रहे थे, एटॉमिक साइजेस क्या हो रहे थे बेटे, इंक्रीज. तो लाजमी सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उल्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल उल्टी है, अपोजिट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज. लिख लिया आपने इसको, En decreases from top to bottom if we go down the group. रीजन क्या दोगे इसका, रीजन क्या समझ में आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है? Sir, because electronegativity increases from top to bottom. नहीं मेरे बेटे, मैं तो कह रहा हूं कि रीजन क्या होगा इसका. Sir, due to atomic Because size increasing. atomic sizes increases down the bottom. एटॉमिक साइजेस आपके आप ये वाला जुमला लिख सकते हैं, ये वाला जुमला भी लिख सकते हैं. इट्स गुड, अच्छा जवाब दिया मेरे ख्याल में अफान ने दिया शायद जवाब, या मेरे ख्याल से शारिक में से किसी ने दिया इन लोगों में से, कि हम ये भी रीजन लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइजेस, या फिर आप सिंपली ये बता सकते हैं दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इफ वी गो डाउन द ग्रुप, इफ वी गो डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइजेस, ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइजेस. बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं? Yes, sir. तो इससे हमें एक बात समझ में आई कि जो सबसे टॉप पे एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट, जैसे कि यहाँ लिखे हुए हैं हमारे पास बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं. इन तमाम एलिमेंट्स की मैं अगर बात करता हूँ, इनमें हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? बताइए, सबसे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी पूरे ग्रुप में? मतलब मैं मिसाल के तौर पे कार्बन फैमिली की बात कर रहा हूँ, कार्बन फैमिली में मुझे बताओ सबसे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? पहले एलिमेंट, कार्बन की. दैट्स गुड. पहले एलिमेंट की, हर ग्रुप में जो पहला एलिमेंट होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपके पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट. क्योंकि वजह ये होती है
वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि उसके एटम का साइज कंपैरेटिवली जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे छोटा होता है, क्योंकि जब हम नीचे उतरते आते हैं तो एटम का साइज बड़ा होता जा रहा होता है। बात यहाँ तक आप मेरी समझते हैं? बात यहाँ तक सबको समझ में आती है? जी सर। Yes, sir. अच्छा, आगे चलते हैं हम एक और सर? प्रॉपर्टी। हाँ बेटा बोलो। नोबल गैसेस का क्या होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज तो उनका छोटा हो रहा है, लेकिन वो तो इनर्ट है ना, तो मतलब वो देखो, अट्रैक्ट तो नहीं करना चाहिए। नोबल गैसेस के लिए मैं बताऊं, हमने चैप्टर नंबर 1 में कुछ बातें की होती हैं, मैं फिर भी उस बात को एक बार रिपीट कर रहा हूं। नोबल गैसेस का फिनोमेना कुछ इस तरह से है, कोई बच्चा अगर लैपटॉप से यूज कर रहा है तो मुझे बता दे मीटिंग में कितना टाइम रह गया? फिर 4 मिनट। 4 मिनट्स। रीज्वाइन कर लेते हैं, फिर बात करता हूँ मैं तुम लोगों से। सही, रीज्वाइन कर लेते हैं, आ जाओ पहले।